अब आज अरुण बाबू दिल्ली से 15 दिन के पलायन के बाद वापस पटना आ चुके हैं। उधर कन्हैया कुमार का दिल्ली से चुनाव लड़ने का घोषणा हुआ, उसका डिसीजन हुआ और इधर अरुण बाबू दिल्ली से निकल जाते हैं तेजस एक्सप्रेस पकड़ करके पटना के लिए। कहां से चुनाव लड़ेंगे यही तय करने के लिए 31 मार्च 2024 को पटना के उनके आवास पर मीटिंग रखा गया था उनके कार्यकर्ताओं के प्रशंसकों का। लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कन्हैया कुमार काल है। बिहार कांग्रेस ने लालू यादव का विरोध किया था और जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। बिहार पहली, दूसरी, तीसरी और एक और चौथी पसंद या विकल्प को किस तरह से एक एक करके लालू यादव ने खत्म कर दिया। अरुण बाबू को अगर आगे किया जाए, जो कि किया गया, तो एक तीर से तीन तीन निशाने लग रहे थे। अरुण बाबू कन्हैया कुमार का महाराजगंज का टिकट जरूर काट करके आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जहां पर कन्हैया कुमार का पोलिंग एजेंट नहीं था और पैसा सच्चिदानंद राय के पास कहीं ज्यादा है अरुण कुमार से। बाहर चाहे जितना भी स्टार बन जाए कन्हैया कुमार, लेकिन बेगूसराय में तो सब उसे कन्हैया ही बुलाते हैं। जैसे कि जेएनयू के दोस्तों के एहसान तले दब करके कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा चुनाव हार गए थे 2019 में। ये तो तय था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं जीतेंगे, न तो 2019 में और न ही 2024 में। क्यों, सब बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये भी बताएंगे हम आपको कि कन्हैया कुमार किन 3 लोकसभा क्षेत्र से, बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पहली, दूसरी, तीसरी और एक और चौथी पसंद या विकल्प को किस तरह से एक एक करके लालू यादव ने खत्म कर दिया। और अब जिस पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो कन्हैया कुमार का चौथा नहीं बल्कि 5वां विकल्प था। पूरा टाइमलाइन बताएंगे आपको कि कब, किसने, क्यों कन्हैया को किस टिकट से, किस सीट से चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया था। कन्हैया कुमार के इस टाइमलाइन को उल्टा शुरू करते हैं, सीधा नहीं। मतलब कि आज से शुरू करेंगे 2024, 17 अप्रैल 2024 से शुरू करेंगे और हम जाएंगे पीछे 2019 तक लेकर के इसको। तो कल यानी कि 16 अप्रैल 2024 को अरुण कुमार, जहानाबाद वाले अरुण कुमार, भूमिहारों के जो लीडर हैं, तेजस एक्सप्रेस से दिल्ली से चले और आज सुबह तड़के 4, साढ़े 4 बजे के आसपास पटना पहुंच गए। अरुण बाबू 30 मार्च को दिल्ली गए थे इलाज के बहाने। अगले दिन 31 मार्च को सुबह 11 बजे उनके घर पे उनके कार्यकर्ताओं और उनके प्रशंसकों की मीटिंग तय थी, फिक्स किया हुआ था पूरा प्रोग्राम, कुर्सियां लग गई थी। यह तय करने के लिए यह प्रोग्राम हो रहा था कि अरुण बाबू कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। लेकिन शाम को ही तबीयत खराब होती है अरुण बाबू की, उनकी खबर आती है तबीयत खराब होने की और पहले वो पटना के किसी एक हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को और प्रशंसकों को यह सूचित किया जाता है कि ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण अरुण बाबू दिल्ली जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। इसलिए जो 31 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग था उनके घर पे, उसे स्थगित कर दिया गया है। रातों रात अरुण बाबू दिल्ली पहुंच भी गए, रवाना हुए और पहुंच भी गए। दुनिया और अपने प्रशंसकों की नज़र में वो दिल्ली इलाज कराने के लिए गए थे, लेकिन असल में बिहार कांग्रेस की तरफ से उन्हें दिल्ली रवाना होने के लिए बोला गया था, आग्रह किया गया था। और बिहार कांग्रेस किसके कब्जे में है ये आप भी जानते हैं और आप समझते भी हैं। लालू यादव जी के कब्जे में है, आरजेडी के कब्जे में है और तेजस्वी यादव जी के कब्जे में है। हमने इस कहानी पर कि कितना कब्जे में, कैसे लालू यादव ने कर रखा है बिहार कांग्रेस को, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बॉक्स में भी है, उसको आप देख सकते हैं। एक वीडियो हमने और भी बनाया था जब अरुण बाबू का इलाज कराने के लिए दिल्ली रवाना हुए थे और तब हमने बताया था कि महाराजगंज से उनका सीट फाइनल होने का संभावना बन रहा है। और हमने एक वीडियो इस पे भी बनाया था कि कैसे बिहार कांग्रेस कम से कम 1 दशक से लालू परिवार का गुलाम बना हुआ है। इसलिए अगर इस मुद्दे को जो आज हम बता रहे हैं उसे सही से समझना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो को भी आप जाकर के देखिए। वीडियो का लिंक, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब उन 2 वीडियो के बाद उसी क्रम में इस तीसरे वीडियो को भी आप देखिए, जिसमें हम आपको पूरा टाइमलाइन देंगे कि कैसे कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से हर हाल
में हर कीमत पर बाहर रखने के लिए लालू परिवार ने एड़ी चोटी एक कर दिया है पिछले कुछ वर्षों से। तो अगर आपने वो हमारा पुराना वीडियो पहले ही देख रखा है जिसमें हमने बताया कि कैसे अरुण बाबू को दिल्ली भेजा गया था कन्हैया कुमार का महाराजगंज से टिकट काटने के लिए, तब तो ठीक है। अगर नहीं देखा है आपने तो शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि अरुण बाबू को दिल्ली महाराजगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने का ऑफर आया था। अरुण बाबू को एकाएक ये ऑफर इसलिए आया था क्योंकि जिस चिराग पासवान के साथ अरुण बाबू थे शुरू से, उस चिराग पासवान ने उन्हें धोखा दिया था और उनके लिए एनडीए से जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र या फिर नवादा लोकसभा क्षेत्र या फिर कोई भी और भूमिहार बहुल लोकसभा क्षेत्र नहीं लिया, जिसके कारण अरुण बाबू को कोई टिकट नहीं मिल पाया, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। उनको कटिहार या फिर उनको वैशाली भी देने का आ रहा था खबर कि चिराग पासवान तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं हुए। नाराज अरुण बाबू चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से इस्तीफा भी दे दिए और इस्तीफा देने के बाद कहां से चुनाव लड़ेंगे यही तय करने के लिए 31 मार्च 2024 को पटना के उनके आवास पर मीटिंग रखा गया था उनके कार्यकर्ताओं के प्रशंसकों का। लेकिन 30 मार्च को ही वो दिल्ली रवाना हो गए रात में कांग्रेस का टिकट महाराजगंज से पाने के लिए। लेकिन आखिर कांग्रेस के दिल में अरुण बाबू के लिए ये एकाएक प्रेम कब और कैसे जाग गया? ये अरुण बाबू के लिए प्रेम नहीं था बल्कि कन्हैया कुमार के लिए नफरत था। कांग्रेस के दिल्ली नेतृत्व के लिए भले ही कन्हैया कुमार कान्हा हो, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कन्हैया कुमार काल हैं। कन्हैया बिहार के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए कैसे खतरा है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेतृत्व की इतनी औकात कहां है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले को पलट दे। अगर राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कन्हैया को महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी करने को बोल दिया, उस पर वो सहमति है, तो फिर बिहार कांग्रेस की इतनी औकात कहां से हो गई कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस फैसले के खिलाफ चू भी बोल सके। बिहार कांग्रेस के पास भले ही राहुल गांधी या सोनिया गांधी के इस फैसले के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का कुवत नहीं हो, लेकिन बिहार की राजनीति में लालू यादव की वो ताकत है, वो जरूर वो ताकत है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को न सिर्फ अपना फैसला बदलने को बोल सकते हैं बल्कि कांग्रेस के द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ भी फैसला ले सकते हैं। और लालू यादव ने कई बार ऐसे कांग्रेस के खिलाफ फैसले लिए भी हैं और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लिए हैं। आप याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव आखिरी लोकसभा चुनाव था जब कांग्रेस बिहार में लालू यादव के फैसले को मानने से इनकार किया था। बिहार कांग्रेस ने लालू यादव का विरोध किया था और जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। बिहार में जिस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में 440 में से 206 सीटों पर जीत मिली थी, क्योंकि 440 पे लड़ी थी और बाकी पे इनके यूपीए के अन्य घटक दल लड़े थे, उसी चुनाव में, उसी 2009 के चुनाव में, और उस चुनाव में 2009 के चुनाव में 440 में से 2 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का पूरे देश में स्ट्राइक रेट 45% विनिंग था और उसी कांग्रेस का बिहार में परफॉर्मेंस 37 में से मात्र 2 सीट जीतने का था। यानी कि बिहार में जीत का कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मात्र 7% था, जो देश में 45% था। इसी से अंदाजा लगाइए कि बिहार में कांग्रेस को लालू यादव के फैसले का कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था उस 2009 के लोकसभा चुनाव में। और इस बार 2024 में कांग्रेस 2009 वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी और 2009 में बिहार में उस करारी हार के बाद तो कांग्रेस ने अपने बिहार कांग्रेस को पूरी तरह से लालू यादव के ऊपर छोड़ दिया था, उसका पूरा गुलाम बनने के लिए छोड़ दिया था। बिहार कांग्रेस से कौन राज्यसभा का मेंबर बनेंगे, कौन बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, किसको लोकसभा का टिकट मिलेगा, किसको विधानसभा का टिकट मिलेगा, ये सभी फैसले, ज्यादातर फैसले लालू यादव का परिवार ही लेने लगा था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में कांग्रेस के सभी फैसले लालू परिवार या लालू परिवार के लोग ही, आरजेडी के लोग ही ले रहे थे। और इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है अगर इस बार ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा कर रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस में कन्हैया कुमार आ जाएं या फिर पप्पू यादव आ जाएं, लालू यादव ने न तो पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट लेने के लिए दिया और न ही कन्हैया कुमार को बिहार के कहीं भी एक भी लोकसभा क्षेत्र से टिकट लेने दिया, क्योंकि वो जानते हैं, लालू यादव, लालू परिवार जानता है कि अगर
कन्हैया कुमार या पप्पू यादव कोई भी बिहार में मजबूत हुआ तो उनके कब्जे में जो कांग्रेस पड़ा हुआ है वो छिटक सकता है। अब देखिए कहानी कहां से कहां चली जाती है। हम आपको कहानी बता रहे थे कन्हैया कुमार को एक के बाद एक बिहार में 4 लोकसभा क्षेत्र से लालू परिवार ने किस तरह से खदेड़ा था और हम कहां पहुंचा गए। लेटेस्ट जो आखिरी खदेड़न हुआ है कन्हैया कुमार का वो हुआ है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, जहां कन्हैया कुमार मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनावी सर्वे करा रहे थे। जैसे ही लालू यादव जी को पता चला कि कन्हैया कुमार महाराजगंज में चुनावी सर्वे करवा रहे हैं अपने लिए कि उनकी कितनी संभावना है, तो वो तुरंत बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर के बिहार कांग्रेस के सभी नेताओं को एक्टिव कर दिए। किस तरह कन्हैया कुमार, किसी भी तरह कन्हैया कुमार को रोको। कन्हैया कुमार को रोकने के लिए 2 नाम पर विचार किया गया। एक बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह के ऊपर चर्चा किया गया और दूसरा नाम था अरुण कुमार। अखिलेश सिंह तो चाहते थे कि उनके बेटे का ही नाम आगे किया जाए, उसको टिकट दिया जाए, लेकिन लालू यादव अरुण कुमार को आगे करना चाहते थे। अरुण कुमार को आगे करने के पीछे बहुत सारे कारण थे लालू यादव के पास। एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं आकाश, उनका राजनीति पे पकड़ बिल्कुल भी लगभग नौसिखिया जैसा है। 26-27 साल की मात्र उम्र है, परिवारवाद का भी आरोप अलग से लगेगा। दूसरी तरफ अरुण बाबू को अगर आगे किया जाए, जो कि किया गया, तो एक तीर से 3 निशाने लग रहे थे। कौन से 3 निशाने थे? 3। पहला, अरुण कुमार मंझे हुए नेता थे, पहले भी सांसद रह चुके थे जहानाबाद से। भूमिहार समाज अरुण कुमार को अपना नेता मानती है, लेकिन अखिलेश प्रसाद या फिर उनके बेटे को तो बिल्कुल भी भूमिहार समाज अपना नेता नहीं मानती है। तो ये हो गया पहला निशाना तीर पे कि आरजेडी अब भूमिहार को खुश करेगी। अरुण कुमार नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं। दूसरा कारण, कोई भी कहीं भी चले जाए लेकिन अरुण कुमार किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि खबर तो यहां तक भी आई थी कि जेडीयू ने अरुण कुमार को जहानाबाद से जेडीयू से टिकट देने के लिए उन्हें ऑफर दिया था, लेकिन अरुण कुमार ने साफ साफ वो मना कर दिया, ठुकरा दिया। तीसरा कारण, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कि अरुण बाबू को टिकट नहीं मिलने से भूमिहार समाज जो है वो बीजेपी से, एनडीए से, भाजपा से नाराज है। और खास करके जो आपका जहानाबाद का भूमिहार है वो तो नाराज बहुत ज्यादा है, बाकी जगह के भी भूमिहार नाराज हैं। तो लालू यादव के पास भूमिहारों का सपोर्ट पाने के लिए या फिर एनडीए के खिलाफ भूमिहारों को करने के लिए एक बड़ा कारण मिल जाता है। इसी से लालू यादव को अरुण कुमार को आगे करने से पूरे बिहार में भूमिहार का सपोर्ट मिल सकता है। और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से तो आरजेडी के उम्मीदवार जो सुरेंद्र यादव है उनकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी अगर मिल जाते हैं अरुण कुमार को महाराजगंज का टिकट। अब आज अरुण बाबू दिल्ली से 15 दिन के पलायन के बाद वापस पटना आ चुके हैं। टिकट लेकर आए हैं या नहीं आए हैं ये कहना कंफर्म करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि जब अरुण बाबू दिल्ली में थे इसी दौरान भूमिहार के एक और उभरते हुए नेता सच्चिदानंद राय भी जो एमएलसी बने हुए हैं वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में कूद पड़े हैं। हालांकि बिहार के जो भूमिहार हैं वो सच्चिदानंद राय को अपना चेहरा नेता नहीं मानते हैं, बल्कि वो मानते हैं अरुण कुमार को ही बड़ा चेहरा मानते हैं। भूमिहार समाज के लोग अरुण कुमार उनकी पहली प्रेफरेंस होंगे। लेकिन राजनीति में तो चेहरे के साथ साथ चमक भी चाहिए होता है, और चमक बनती है पैसे से, और पैसा सच्चिदानंद राय के पास कहीं ज्यादा है अरुण कुमार से। तो अगर सच्चिदानंद राय पैसा देकर के टिकट खरीद लेते हैं तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि अरुण कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, महाराजगंज का टिकट लेकर के ही आए हैं वो। अब टाइमिंग भी देखिए कैसा है कि 14 अप्रैल को कन्हैया कुमार का टिकट फाइनल होता है पूर्वी दिल्ली से, और 15 तारीख को अरुण बाबू तेजस से तत्काल में टिकट करवाते हैं पटना के लिए। 16 तारीख को दिल्ली से चलते हैं और 17 तारीख को वो पटना सुबह सुबह पहुंच भी जाते हैं। मतलब उधर कन्हैया कुमार का दिल्ली से चुनाव लड़ने का घोषणा हुआ, उसका डिसीजन हुआ, और इधर अरुण बाबू दिल्ली से निकल जाते हैं तेजस एक्सप्रेस पकड़ करके पटना के लिए। और जब तक ये फाइनल नहीं होता है तब तक वो पटना में ही टिके रहते हैं। अब अरुण बाबू अपने लिए महाराजगंज का टिकट लेकर के आए हैं या नहीं आए हैं ये पक्का हम नहीं बता सकते, लेकिन अरुण बाबू कन्हैया कुमार का महाराजगंज का टिकट जरूर काट करके आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस दौरान कन्हैया का टिकट एक और जगह से भी कटा था, जो आप लोग शायद भूल चुके हो। जब महाराजगंज के ऊपर कन्हैया कुमार का नाम सामने आने
के बाद अरुण कुमार को आगे किया जा रहा था तब भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से भी कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने का नाम आ रहा था। लेकिन इसके ऊपर कन्हैया कुमार अपना कोई सर्वे करा पाते, कोई डिसीजन लेते या कुछ सोचते कि क्या संभावना है, उससे पहले ही भागलपुर में एक और फैसला आ जाता है कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से एक दूसरे भूमिहार नेता अजित शर्मा वहां से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। यानी कि कन्हैया कुमार वहां पे सर्वे कराते या सोचते चुनाव लड़ने से पहले, उससे पहले ही उस ऑप्शन को भी खत्म कर दिया गया। भूमिहार के सामने भूमिहार को ला करके ये ऑप्शन को खत्म किया गया था। लेकिन सर्वे तो कन्हैया कुमार इससे पहले नवादा में भी करवा चुके हैं। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था और तभी बनाया था जब कन्हैया कुमार का नवादा में सर्वे चल रहा था। मार्च के दूसरे हफ्ते में कन्हैया कुमार नवादा में सर्वे करवा रहे थे अपने लिए, और तीसरा हफ्ता खत्म होते होते मार्च का 21 मार्च को आरजेडी ने कांग्रेस से बिना कोई संपर्क किए हुए, इंडिया गठबंधन के साथ बिना कोई सीट का बंटवारा किए बगैर नवादा समेत 4 लोकसभा क्षेत्रों से आरजेडी के उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली। एक हफ्ते के भीतर पूर्णिया से भी पप्पू यादव का टिकट कट जाएगा 28 मार्च को, जब बीमा भारती यह दावा करती है कि आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया से टिकट दे दिया है, और वो दावा सच भी साबित होता है। इसके बाद 29 मार्च को बिहार में इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारों की घोषणा हुई, और उस घोषणा में कन्हैया के घर बेगूसराय, जो उसका घर है, अपना जो घर है बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जगह सीपीआई को वो टिकट देकर के लालू यादव ने कन्हैया के बेगूसराय में किसी तरह के संभावना तलाशने की संभावना को ही खत्म कर दिया। यानी कि महाराजगंज 1, उसके बाद फिर आपका भागलपुर 2, नवादा 3, और उसके बाद फिर आपका खत्म हो गया संभावना बेगूसराय का भी। हालांकि हमारा यह मानना है कि कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद बेगूसराय से चुनाव दोबारा नहीं लड़ना चाहते थे। कन्हैया कुमार को पता है कि वो बिहार में किसी भी उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं जहां आरजेडी मजबूत हो, और बेगूसराय में आरजेडी अच्छी खासी मजबूत है। 2019 के चुनाव में जब कन्हैया सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तब लगभग 370 पोलिंग बूथ कन्हैया ऐसे थे पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां पर कन्हैया कुमार का पोलिंग एजेंट नहीं था, जबकि लगभग 20-21 टोटल पोलिंग एजेंट हैं। यानी कि मान के चलिए कि 20% वहां पे पोलिंग ऐसे थे, बूथ ऐसे थे जहां पे कन्हैया कुमार का पोलिंग एजेंट ही नहीं था। तो अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ते तो आरजेडी का मदद नहीं मिलता उसके ऊपर से, तो बेगूसराय के आधे बूथों पर कन्हैया कुमार को पोलिंग एजेंट भी मिलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह सीपीआई उनको मदद नहीं करेगी। सीपीआई तो कन्हैया कुमार को गद्दार मानती है, क्योंकि वो सीपीआई छोड़ करके कांग्रेस में चले गए कम, और दूसरी तरफ कांग्रेस का बेगूसराय में भी कोई वजूद नहीं है। कन्हैया को भी पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो कहावत है उसके बेगूसराय पर भी लागू होती है। बाहर चाहे जितना भी स्टार बन जाए कन्हैया कुमार, लेकिन बेगूसराय में तो सब उसे कन्हैया ही बुलाते हैं, और हर कोई आकर के उसे बोल जाता है, उसे बता जाता है कि तुमको तो हमने गरीबी में ये दिया था, वो दिया था, ऐसे मदद किया था, वैसे मदद किया था, यहाँ घूमते रहते थे, वहाँ घूमते रहते थे, कुछ नहीं थे, और ये सब तंज कसते रहते हैं। एहसान तले दबा रहता है जेएनयू का ये छात्र संघ अध्यक्ष, जैसे कि जेएनयू के दोस्तों के एहसान तले दब करके कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा चुनाव हार गए थे 2019 में। अब दिल्ली में जेएनयू के लोग कन्हैया के सपोर्ट में प्रचार करने तो जरूर जाएंगे, क्योंकि जब कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, जिसे उन्होंने जीता था, तब उसकी पार्टी एआईएसएफ के पास मात्र 4-5 कार्यकर्ता थे जेएनयू के अंदर, और उस समय जेएनयू में उन लोगों ने भी कन्हैया कुमार को मदद किया था, उनके प्रचार किया था भीतर खाने, जिनकी पार्टी कन्हैया कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। जैसे कि कई आयशा के लोग, कई एसएफआई के लोग, कई आपको डीएसएफ के लोग, उमर खालिद के जो गैंग था या उमर खालिद का जो ग्रुप था 10-15 लोगों का, उन लोगों ने सबने भीतर घाती बिना ओपनली किए हुए सबने इनको सपोर्ट किया था। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे कन्हैया कुमार को दिल्ली के जेएनयू से जो छात्र हैं वो कितनी संख्या में जाएंगे सपोर्ट करने के लिए, क्या वो सोचते हैं जेएनयू के छात्र वहां के कन्हैया कुमार के बारे में, उनको सपोर्ट करने के बारे में, क्योंकि इस कहानी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ जानता हूं। बने रहिए, तब तक के लिए न्यूज हंटर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।